औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हेयर। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। होप कि आप लोग स्टडी कर रहे हैं और विद पैशन कर रहे हैं। इंशाल्लाह जिस पैशन के साथ मैं देख रहा हूँ लोगों को स्टडी करते हुए, इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं उनकी जो है वो सिलेक्शन होगी। और होप कि अब हमारा एक आधा लेक्चर ही रजिस्ट्रेशन एक्ट का और होगा और हमारा जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, आज हमारा बड़ा अहम टॉपिक है, वो ये है कि अगर एक रजिस्ट्रार जो है वो एक डॉक्यूमेंट को रिफ्यूज़ कर देता है तो उसके बाद फिर उसका प्रोसीजर क्या होगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर जो है वो हमने जो है वो देखा है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, हमने ये देखा। सबसे पहले हमने जो है ना इसमें जो प्रोसीजर का हमने एक डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करने का जो प्रोसीजर देखा वो हमने ये देखा कि रजिस्ट्रार जो है वो सेक्शन 34 के तहत एक इंक्वायरी करेगा कि क्या ये प्रॉपर बंदे ने पेश की है, क्या ये डॉक्यूमेंट उसी बंदे ने पेश किया है जो सेक्शन 32 के तहत इंटाइटल्ड है उसको प्रेजेंट करने का, या विल या अडॉप्टेड टू प्रेजेंट की सूरत, अडॉप्टेड अथॉरिटी टू अडॉप्ट की सूरत में सेक्शन 40 की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उस इंक्वायरी के बाद वो क्या करेगा कि अब वो जो उसका प्रोसीजर है, देखिए, या तो वो डॉक्यूमेंट को एडमिट कर लेगा दूसरी पार्टी, या दूसरी पार्टी उस डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को क्या करेगी, रिफ्यूज़ कर देगी। ठीक है। तो अब यानी 34 में रजिस्ट्रार ने अपने रिक्वायरमेंट पूरी कर ली कि उसने अपनी तसल्ली कर ली कि बंदे वही हैं मेरे सामने जो कि होने चाहिए और विद इन टाइम जो है वो डॉक्यूमेंट मेरे पास आया है। अब 35 में उनसे पूछा जाएगा कि क्यों भी इस डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को आप एडमिट करते हो या डिनाई करते हो। जो एग्जीक्यूटर है जिसने कि अपना राइट छोड़ना है वो क्या करेगा, वो या तो हाँ कर देगा या वो क्या कर देगा, वो ना कर देगा। ठीक है। अच्छा, अगर तो वो हाँ कर देता है, हाँ कर देता है तो फिर अब दो प्रोसीजर थे कि एक प्रोसीजर जो था वो डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू विल एंड अडॉप्टेड तो उसके लिए हमने जो है वो पढ़ा है, वो सेक्शन मेरा ख्याल 42 से ऑनवर्ड है, जो कि बताता है कि डिपॉजिट ऑफ विल कैसे होना है और फिर उसको उसने एंड तक उसको कैसे रजिस्टर्ड करना है। ठीक है। लेकिन अगर वो अदर डॉक्यूमेंट है तो फिर वो सेक्शन 58 से लेके 61 तक जो उसका प्रोसीजर है उसको जो है वो अडॉप्ट करना है। आज हम जो पढ़ने लगे हैं वो हम पढ़ने लगे हैं कि अगर उस डॉक्यूमेंट की वो पार्टी जो है वो एग्जीक्यूशन डिनाई कर देती है तो फिर रजिस्ट्रार ने क्या करना है। ठीक है। अच्छा, चलें हम ज़रा सेक्शन 35 और इसके सब सेक्शन जो है ना वो 3 के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि अगर वो रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज़ कर देता है, दूसरी पार्टी ये कहती है कि जी मैंने ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं किया, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा। If any person by whom the document purport to be executed denied its execution, वो कहती है जी मैंने तो इसको डिनाई नहीं किया और मैंने तो इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट ही नहीं किया। और इफ एनी सच पर्सन अपीयर टू रजिस्टरिंग ऑफिसर टू बी ए माइनर इडियट लुनेटिक, यहाँ रजिस्ट्रार को लगता है कि ये जो बंदा मेरे सामने आया है ये तो माइनर है, इडियट है, ये लुनेटिक है और ये विदाउट रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेटिव भी कोई नहीं है। If any person by whom the document purported is dead and his representative are assigned denies the execution, यहाँ एक पर्सन बन के जिसने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया वो मर गया है और उसकी जो फैमिली है वो क्या कर रही है, उसकी रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज कर रही है। तो रजिस्टरिंग ऑफिशियल शैल रिफ्यूज टू रजिस्टर द डॉक्यूमेंट एज अ पर्सन सो डिनाइंग टू अपीयर, तो रजिस्ट्रार कहेगा सॉरी भाई मैं इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं करता। Provided that where such officer is a registrar, he shall follow the procedure produced in prescribed chapter.
12। और चैप्टर 12 यही तो हम पढ़ने जा रहे हैं, यही तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब एक रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार एक डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करने से रिफ्यूज कर देता है तो फिर उसका प्रोसीजर जो है वो क्या होगा। ठीक है, provided further that the government may by notification in official gazette declare uh, uh, declare uh, declare that any sub-registrar named in the notification shall in respect of document the execution which is denied be deemed to be a registrar for the purpose of sub section for this subsection and part 12। अच्छा, वो ये भी कह सकता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो जो है वो किसी भी सब रजिस्ट्रार को, ठीक है, वो एक रजिस्ट्रार की पावर्स दे सकती है कि वो रजिस्ट्रार जो है इस सेक्शन के तहत जो है उस पावर को क्या कर सके, एक्सरसाइज कर सके। अच्छा, अब मेरी एक बात सुने, रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज कर दी है रजिस्ट्रेशन, किसकी बुनियाद पे? कि भाई दूसरी पार्टी ने ये एडमिट नहीं किया कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये उसने एग्जीक्यूट किया है। एक बात, ये एक ग्राउंड होगी, इसको आप सेपरेट करें कि एग्जीक्यूशन डिनाई की गई, क्योंकि आगे जो रिफ्यूजल के ऊपर प्रोसीजर है ना वो डिनायल की सूरत में डिफरेंट हो जाना है। और अदरवाइज जो उसने ग्राउंड्स लिखी हैं कि उसको लगता है कि वो बंदा कॉम्पिटेंट ही नहीं है, या जो डॉक्यूमेंट को पेश कर रहा है वो माइनर है, लुनेटिक है या इडियट है, या लुनेटिक है या इडियट है, तो उस सूरत में प्रोसीजर डिफरेंट हो जाना है। तो अब सब सेक्शन 3A जो है वो बताता है कि रजिस्ट्रार रिफ्यूज करेगा रजिस्ट्रेशन से अगर दूसरी पार्टी उस डॉक्यूमेंट को एडमिट करने से इनकार कर देती है, या वो जो बंदा प्रेजेंट कर रहा है डॉक्यूमेंट वो वैसे ही माइनर है, इडियट है और लुनेटिक है। अच्छा, ये तो रिफ्यूजल की ग्राउंड्स आ गई ना 3A में, क्या कि माइनर है, इडियट है, लुनेटिक है, या अ, या वो डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करने से ही इनकार कर देती है पार्टी, या उसके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करने से क्या कर देते हैं। मैंने इसके अलावा भी बहुत सारी ग्राउंड्स आपको बताई थी जहां पे वो उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करने से क्या कर देगा, इनकार कर देगा। मसलन हमने सेक्शन 19 में पढ़ा था जहां उसकी डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन जो है लैंग्वेज जो है वो क्या है, एम्बिगुअस है, ठीक है, नहीं समझ आ रही, तो वो उस सूरत में उस वक्त तक वो उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड नहीं करेगा जब तक कि उसकी ट्रांसलेशन जो है वो नहीं प्रोवाइड की जाती। तो अगर एक बंदा रजिस्ट्रेशन की वो डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन नहीं देता तो ऑब्वियसली रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज कर देगा। या उसके अंदर ब्लैंक्स हैं, अरेजर है, कटिंग है, तो भी रजिस्टरिंग ऑफिसर क्या करेगा, वो कहेगा जी मैं इस डॉक्यूमेंट को मैं इस डॉक्यूमेंट को जो है वो रजिस्टर नहीं करता। ठीक है, या उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रॉपर नहीं दी हुई, तो वो क्या करेगा, उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से इनकार कर देगा। या या वो डॉक्यूमेंट विद इन टाइम नहीं पेश किया गया, ठीक है, तो वो उसकी रजिस्ट्रेशन से क्या कर देगा, इनकार कर देगा। ठीक है, या या जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो प्रॉपर प्लेस पे नहीं पेश किया गया, यानी जिस सब रजिस्ट्रार के सामने पेश करना था उसके सामने नहीं पेश किया गया। अच्छा, अब इसके लिए प्रोसीजर जो है ना, अच्छा इसको भी छोड़ें आप, तो उस सूरत में भी वो क्या कर देगा कि प्रॉपर प्लेस में नहीं आया तो मैं इसको क्या करता हूँ, रिफ्यूज करता हूँ। ठीक है, और यहाँ उसको लगता है कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये प्रॉपर बंदे ने पेश नहीं किया तो भी वो क्या कर देगा, रिफ्यूज कर देगा। तो बच्चों मैंने आपको ये बताया है कि रिफ्यूजल की ग्राउंड्स क्या हो सकती हैं, वो हमने ये देखा है, या तो 35 सब सेक्शन 3 है जिसके तहत दूसरी पार्टी ही एग्जीक्यूशन से इनकार कर देती है,
या अदरवाइज बहुत सारी ग्राउंड्स है जिस पर रजिस्ट्रार जो है वो रजिस्ट्रेशन से क्या कर सकता है, इनकार कर सकता है। अब हम देखते हैं कि जब एक रजिस्ट्रेशन से इनकार कर दिया जाता है तो उसका प्रोसीजर क्या है। जब डॉक्यूमेंट दूसरी पार्टी ने एडमिट कर लिया था तो उस सूरत में रजिस्टरिंग ऑफिसर ने प्रोसीजर अडॉप्ट किया था सेक्शन 58 से 61 तक का। ये ये उसके अलावा है, विल के अलावा। जब विल की रजिस्ट्रेशन होगी तो उसका वो सेक्शन जो है वो 42 से ऑनवर्ड है, वो उसके मुताबिक रजिस्ट्रेशन होगी। ठीक है। अब जब डॉक्यूमेंट उसने रिफ्यूज कर दिया है तो वो कहता है पार्ट 12 में चलें, पार्ट 12 में चलते हैं। ठीक है। अब आ जाइए पार्ट 12 में, जो हमारा आज का टॉपिक है। मैं आपको एक सेक्शन से दूसरा सेक्शन जो है उसको मैं जो है वो मैं रिलेट करके लेके आया हूँ आपको यहाँ तक। तो अब हम जो है वो उसको क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन से रिफ्यूज कर सकता है कौन बच्चों? सब रजिस्ट्रार भी रिफ्यूज कर सकता है और रजिस्ट्रार भी रिफ्यूज कर सकता है। अगर सब रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज किया है या रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज किया है तो सबसे पहले दोनों पाबंद हैं। एक तो दोनों ये पाबंद थे ना कि जब एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हो गया तो वो उनसे कुछ पूछने से पहले ही उसकी एंट्री करेगा, वो सेक्शन 52 के तहत इंडोर्समेंट करेगा। इसी तरह जब एक डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज होगी व्हाटसोएवर ग्राउंड, सबसे पहले वो बुक नंबर 2 में उसकी क्या करेगा, बुक नंबर 2 में उसकी क्या करेगा, एंट्री करेगा। याद करें हमने पढ़ा था ना कि बुक नंबर 1 जो है वो डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी आएंगे, बुक नंबर 2 में वो ऑर्डर आएंगे जिसकी रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज कर दी जाएगी। बुक नंबर 3 और 5, बुक नंबर 5 में वो विल के बारे में वो एंट्रियां होंगी जो कि अभी विल कॉन्फिडेंशियल है, विल को जो है वो ओपन नहीं किया गया। ठीक है। लेकिन जब उस विल को ओपन कर लिया जाएगा तो फिर उसकी एंट्रीज होंगी किसके अंदर, वो एंट्रीज होंगी उसके अंदर बुक नंबर 3 के अंदर। और बुक नंबर 4 में हमने पढ़ा था ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स और या जो मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड या एनी अदर डॉक्यूमेंट वो उसमें जो है वो आएगा। तो अब चाहे रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज किया है चाहे सब रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज किया है, वो बुक नंबर 2 में क्या करेंगे, उस उसकी एंट्री करेंगे, रीजंस लिखेंगे कि मैं इस रजिस्ट्रेशन को जो है वो क्यों रिफ्यूज कर रहा हूँ। अच्छा बच्चों, जो जो सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन से रिफ्यूज करेगा तो उसकी रिकॉर्डिंग किस सेक्शन के तहत होगी, 71 के तहत होगी। और अगर रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज कर दिया है तो उसकी रजिस्ट्रेशन किस सेक्शन के तहत होगी, वो 75 के तहत होगी। अगर रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज कर दिया डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करने से तो उसकी एंट्री, उसका प्रोसीजर कहाँ पे दिया हुआ है, 75 में। लेकिन अगर सब रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज कर दिया है तो उस सूरत में उसका प्रोसीजर कहाँ पे दिया हुआ है, वो सेक्शन 71 में दिया है। तो अब हम सब रजिस्ट्रार का प्रोसीजर पढ़ने लगे हैं। अच्छा, एक चीज यही क्लियर कर दूं, अगर रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रेशन से रिफ्यूज कर दिया है तो फिर आपके पास अगली रेमेडी ये है कि आप डायरेक्ट जाके सूट करें। लेकिन अगर सब रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज कर दिया है तो फिर आप रजिस्ट्रार को अपील कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम यही पढ़ने जा रहे हैं। एवरी सब रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर ए डॉक्यूमेंट, जब एक रजिस्ट्रार एक डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करने से रिफ्यूज कर देता है, एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड दैट द प्रॉपर्टी टू विच इट रिलेट इज नॉट सिचुएटेड विद इन सब डिस्ट्रिक्ट, मास वाइज ग्राउंड के कि जी ये डॉक्यूमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट है ना ये मेरे पास प्रेजेंट ही नहीं होना, यानी मेरी जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती, यानी आप प्रॉपर प्लेस पे नहीं आए। तो बच्चों वो हमने एक जगह पे पढ़ा था, जब उसको ये लगेगा ना कि ये डॉक्यूमेंट तो ये तो मैंने रजिस्टर्ड ही नहीं मैं कर सकता, तो वो फिर क्या करेगा, उसके ऊपर ही इंडोर्स कर देगा कि भाई ये इसको जो है ना वो प्रॉपर ऑफिसर के पास ले जाके आप लोग जो है ना वो पेश करो, वो उसके ऊपर मजीद जो है वो प्रोसीजर जो है वो नहीं करेगा। अच्छा जी, सब रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज कर दिया, अब वो क्या करेगा, शैल मेक एन ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल
एंड रिकॉर्ड द रीजन फॉर सच ऑर्डर। वो ऑर्डर लिखेगा कि भाई मैं इसकी रजिस्ट्रेशन इनकार कर रहा हूँ, और उसके साथ रीजंस भी लिखेगा कि मैं क्यों इनकार कर रहा हूँ, और कहाँ पे लिखेगा बुक नंबर 2 में, इन द बुक नंबर 2, एंड इंडोर द वर्ड रजिस्टर्ड रिफ्यूज्ड। याद है सेक्शन 60 में था कि उसके ऊपर लिखेगा रजिस्टर्ड, कि मैंने डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड कर दिया। लेकिन अब और वो एंट्री कहाँ पे हो रही थी, वो बुक नंबर 1 में हो रही थी, या डॉक्यूमेंट के ऊपर हो रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बुक नंबर 2 में उसकी एंट्री कर रहा है, और वहीं पे लिख रहा है रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज, और डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख रहा है रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज, and on application made by any person executing claiming and shall without payment and unnecessary delay give him copy of reason to be so recorded। और अगर कोई एप्लीकेशन देता है कि भाई मुझे इसकी कॉपी दी जाए, तो वो विदाउट कॉस्ट जो है, ठीक है, उसको उसकी क्या करेगा, उसकी कॉपी प्रोवाइड कर देगा सब रजिस्ट्रार। No registering official shall accept for registration a document so endorsed unless and until under the provision contained the document is drafted to be registered। ठीक है, ले जी। अब क्या होगा कि एक्सेप्ट फॉर रजिस्ट्रेशन सो इंडोर्स, अब एक दफा उसने इनकार कर दिया ना कि भाई मैंने इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, और बुक नंबर 2 में उसने एंट्री कर दी, तो अब वो डॉक्यूमेंट जो है वो उस वक्त तक जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होगा, जब तक अपील में रजिस्ट्रार ये नहीं कहता सब रजिस्ट्रार को कि चलो इसको रजिस्टर्ड करो। तो उसका प्रोसीजर आगे लिखा हुआ है, हियर इन आफ्टर कंटेंट का मतलब अब आगे चलो। तो बच्चों मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ। जब एक सब रजिस्ट्रार एक डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करने से रिफ्यूज कर दे ऑन व्हाटसोएवर ग्राउंड, वो बुक नंबर 2 में एंट्री करेगा अंडर सेक्शन 71, और अगर वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करने से इनकार किया है रजिस्ट्रार ने, तो वो एंट्री करेगा अंडर सेक्शन 74 और 75, ठीक है। और वो भी एंट्री किस में करेगा, बुक नंबर 2 में। और उसके बाद वो जो बंदा है अगर वो एप्लीकेशन देता है तो उसकी एक कॉपी भी दी जाएगी, ठीक है। अब आ रहे रजिस्ट्रार ने सब रजिस्ट्रार ने डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करने से रिफ्यूज कर दिया। अब वो जो पार्टी है उसने क्या किया है, उसने अब अगली रेमेडी अवेल करनी है। अब उसके पास 2 रेमेडीज हैं बच्चों। कितनी रेमेडीज हैं, 2। एक अपील की रेमेडी और एक एप्लीकेशन की रेमेडी। अभी से बता देता हूं बगैर पढ़े, अगर तो दूसरी पार्टी ने डॉक्यूमेंट को एडमिट करने से रिफ्यूज किया है सेक्शन 35 सब सेक्शन 3 में, तो उस सूरत में अपील लाई नहीं करेगी, बल्कि सेक्शन 73 के तहत एप्लीकेशन लाई करेगी। लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट ऑन एनी अदर ग्राउंड सब रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज किया है, तो फिर 72 के तहत क्या होगा, फिर अपील ही जो है वो लाए करेगी, ठीक है। एक्सेप्ट वेयर द रिफ्यूजल इज मेड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन, क्योंकि इसके लिए अगला सेक्शन है। An appeal shall lie against the order of the sub-registrar refusing to admit a document to be registered, whether registration of document is compulsory option to the registrar to whom sub-registrar is subordinate, if presented to such registrar within 30 days from the date of order। लो जी, 30 दिन में जब उसको वो ऑर्डर हो गया रिफ्यूजल का, तो उससे 30 दिन के अंदर अंदर उसने डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट क्या करनी है, अपील करनी है, ठीक है। जब रिफ्यूजल की ग्राउंड इसके अलावा होगी कि जी दूसरी पार्टी नहीं मान रही, एंड द रजिस्ट्रार मे रिवर्स और आल्टर सच ऑर्डर। लो जी, या वो क्या करेगा, अपील खारिज कर देगा, या क्या करेगा, रिवर्स कर देगा डिसीजन। सब रजिस्ट्रार ने कहा था मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करता, रजिस्ट्रार कहता है रजिस्ट्रेशन होगी, या वो नीचे वाले ऑर्डर को क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है। अब क्या होगा, if the order of the registrar directs that the document be registered and the document is duly presented for registration within 30 days after making of such an order,
The sub-registrar shall obey the same and thereabout shall on so far as may be practicable follow the procedure prescribed in section 58, 59 and 60 and such registration shall take effect as if the document has been registered when it was firstly duly presented for registration। बड़ा आसान है बच्चों। देखो सेक्शन वो जो सब रजिस्ट्रार था उसने रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो है उस डॉक्यूमेंट को जो है वो रजिस्टर्ड करने से जो है वो क्या कर दिया, इनकार कर दिया ऑन व्हाट्सएवर कर रहा हूँ। सेक्शन 71 कहता है सब रजिस्ट्रार से कि चलो फिर आप उसका ऑर्डर लिखो रिफ्यूजल का और उसकी एंट्रीज भी करो। उसका सब सेक्शन 2 साथ ही ये कहता है कि भाई सब रजिस्ट्रार साहब अगर रिफ्यूज कर दिया है ना तो अब सब्र करो, अब आप उसको दोबारा रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। अब दूसरी पार्टी के पास रेमेडी ये थी कि वो या तो सेक्शन 72 के तहत अपील करता और या 73 के तहत क्या करता, अब एप्लीकेशन देता। उसने 72 के तहत अपील दी और वो रजिस्ट्रार ने अपील मंजूर कर ली, ठीक है। अब उसका प्रोसीजर क्या होगा कि वो रजिस्ट्रार जो है उस डॉक्यूमेंट को वापस भेजेगा सब रजिस्ट्रार के पास कि भाई अब इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करो, और वो सब रजिस्ट्रार वही प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा जैसे कि उसने रिफ्यूज ही नहीं किया था। और वो प्रोसीजर क्या था, वो सेक्शन 58 से लेके 61 तक लिखा हुआ था। उसके तहत उस डॉक्यूमेंट को जो है वो क्या करेगा, वो रजिस्टर्ड करेगा। और जब सब रजिस्ट्रार उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड कर देगा तो यही समझा जाएगा कि उसने कभी रिफ्यूज भी नहीं किया था और कभी अपील भी नहीं हुई थी। यानी वो डॉक्यूमेंट उसी दिन से इफेक्टिव हो जाएगा जिस दिन उसने उसकी क्या की थी, रजिस्ट्रेशन जो है उसको क्या किया था, रिफ्यूज किया था। अब मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ बच्चों तो आपको समझ आ जाएगी। Appeal to registrar from order of sub-registrar refusing registration on ground other than denial of execution, except where the refusal is made on the ground of denial of execution. An appeal shall lie against an order of sub-registrar refusing to admit a document to register, ठीक है, whether optional or compulsory to the registrar to whom sub-registrar is subordinate if presented within such 30 days from the date of order, and registrar may reverse or alter the order। अब subsection 2 अहम है। If the order of registrar direct that the document to be registered and the document is duly presented for registration within 30 days after making of order, उसको लगता है कि भाई इसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, तो सबसेक्शन 2 ये कहता है कि अगर रजिस्ट्रार ये कह देता है कि ये डॉक्यूमेंट जो है इसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उसके बाद वो जो ऑर्डर है वो 30 दिन के अंदर अंदर किसको प्रेजेंट किया गया है, सब रजिस्ट्रार को। कौन से वाला, जो रिवर्सल का ऑर्डर है, ठीक है, वो 30 दिन के अंदर पेश किया गया सब रजिस्ट्रार को। तो फिर सब रजिस्ट्रार पाबंद है कि वो उस डॉक्यूमेंट को क्या करे, रजिस्टर्ड करे, जैसा कि सेक्शन 58, 59 में लिखा है। यानी वो ये कहता है कि अगर रजिस्ट्रार ने डॉक्यूमेंट को यानी नीचे वाले सब रजिस्ट्रार के फैसले को सेट असाइड करते हुए अपील मंजूर करते हुए उसकी रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर कर दिया है, तो अब उस पार्टी ने उस की नकल लेके उस ऑर्डर की जिसमें रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर किया है वो 30 दिन के अंदर अंदर पेश करनी है दोबारा उसी सब रजिस्ट्रार को जिसने रिफ्यूज किया था, और वो सब रजिस्ट्रार उसकी वैसे ही रजिस्ट्रेशन करेगा जैसे कि सेक्शन 58, 59 में जो है वो लिखा है। अब हम आगे चलते हैं। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन में सब रजिस्ट्रार रिफ्यूज टू रजिस्टर ऑन ग्राउंड ऑफ डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन। हमने कहा था ना कि जब रिफ्यूजल की ग्राउंड ये होगी कि दूसरी पार्टी नहीं मान रही तो फिर अपील नहीं लाई करनी, फिर क्या लाई करना है, फिर सेक्शन 73 के तहत जो है वो एप्लीकेशन देनी है सब रजिस्ट्रार के फैसले के अगेंस्ट, किसको, रजिस्ट्रार को, ठीक है। अच्छा, लेकिन प्रोसीजर वो वाला होना है 71 में, रिफ्यूजल की ग्राउंड फिर भी लिखी जानी है, लेकिन रिफ्यूजल की ग्राउंड लिखने के बाद कॉपी देने के बाद या तो 72 के तहत अपील होगी और या 73 के तहत जो है रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन आ जाएगा। व्हेन द सब, अच्छा
When the sub-registrar has refused to register a document on the ground that any person by whom it purport to be executed or his representative or assignee denies the execution, any person claiming under such document or his representative, assigned or agent authorized as aforesaid may within 30 days after making of such order of refusal reply to the registrar to whom sub in order to establish his right to have document registered। लो जी, वही एग्जैक्टली सेक्शन 72 वाली है, सिर्फ अपील की जगह पे एप्लीकेशन का लफज है कि वो रजिस्ट्रार को, उसी रजिस्ट्रार को जिसके अंडर वो सब रजिस्ट्रार होता है, उसको एप्लीकेशन देगा कि इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड किया जाए। सच एप्लीकेशन बी इन राइटिंग, ये एप्लीकेशन इन राइटिंग होगी एंड शैल बी अकम्पनीड बाय अ कॉपी ऑफ रीजन रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 71। और इस एप्लीकेशन के साथ उसने वो ऑर्डर लगाना है सेक्शन 71 वाला, जिसमें उसने रीजंस के साथ उसकी रजिस्ट्रेशन क्या की है, वो रिफ्यूज की है। फिर और क्या लगाना है, एंड द स्टेटमेंट इन द एप्लीकेशन शैल बी वेरीफाइड बाय एप्लीकेंट इन मैनर रिक्वायर्ड बाय लॉ फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेन। और उस एप्लीकेशन को ऐसे ही वेरीफाइड किया जाएगा जैसे कि एक प्लेन को वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों सेक्शन 71 ये था, वो कॉमन था कि जब भी एक सब रजिस्ट्रार किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करने से रिफ्यूज करेगा तो बुक नंबर 2 में उसकी एंट्री करेगा और उसकी कॉपी दूसरी पार्टी को देगी। दूसरी पार्टी को जब कॉपी मिल जाएगी जिसके अगेंस्ट वो रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज हुई है, वो अगर तो डिनाई, दूसरी पार्टी ने डिनाई किया था डॉक्यूमेंट को, तो उस सूरत में उसके पास अगली रेमेडी होगी कि वो 73 के तहत एप्लीकेशन दे दे रजिस्ट्रार को। लेकिन अगर एनी अदर ग्राउंड है तो रिफ्यूजल की, तो उस सूरत में वो 72 के तहत जो है वो रजिस्ट्रार को क्या करेगा, अपील फाइल करेगा। अब सेक्शन 73 में जो है वो ये लिखा हुआ है कि वो एप्लीकेशन का स्पेसिमन क्या होगा। अब है सेक्शन 74 प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन सच एप्लीकेशन। अब रजिस्ट्रार के सामने जो है वो रजिस्ट्रार अब क्या करेगा, जब उसके सामने वो एप्लीकेशन जो है वो आ गई है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, दूसरी पार्टी को बुलाएगा, सुनेगा, इंक्वायरी करेगा कि क्या ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था या नहीं हुआ था। Procedure of registration on such application. In such case and also where such denial as aforesaid is made before registrar in respect of the document presented for registration to him, the registrar shall as soon as be conveniently may inquire। लो भाई, दो चीजें हैं, या तो सब रजिस्ट्रार के फैसले के अगेंस्ट एप्लीकेशन आ गई है, या रजिस्ट्रार खुद ही रजिस्ट्रेशन कर रहा था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो दूसरी पार्टी ने रिफ्यूज कर दिया है। तो उस सूरत में वो क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा क्या ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था, whether the requirement of law for the time being have been complied with on the part of applicant or person presenting the document as the case may be so as to entitle him to document registration। फिर वो ये देखेगा कि जो है क्या ये जो पार्टी है जिसकी फेवर में डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था, क्या उसने जो है लॉ की सारी रिक्वायरमेंट पूरी की। मसलन मैं आपको एक बात बताता हूँ, दूसरी पार्टी जो है वो यानी रजिस्ट्रार को ये लगता है कि ये डॉक्यूमेंट तो एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन इसने इनको बाकी पैसे नहीं दिए, तो वो फिर लॉ की रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं हुई। ठीक है, तो वो फिर उसको क्या कहेगा कि भाई आप ये लॉ की रिक्वायरमेंट पूरी करो। ठीक है, तो उसके बाद वो क्या करेगा कि प्रोसीजर है वो अपनी इंक्वायरी कर लेगा। अब इस इंक्वायरी के बाद अब रजिस्ट्रार की बारी है क्या कि यहाँ वो रिफ्यूज कर दे और यहाँ क्या कर दे, वो उसको रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सेप्ट कर दे। अगर रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सेप्ट करेगा तो वापस डॉक्यूमेंट जो है वो मुतलका रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के पास जाएगा, जो कि उसी तरह 58 से 61 के तहत उस डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, रजिस्टर्ड करेगा। और अगर वो रिफ्यूज कर देता है तो फिर अगली रेमेडी अगले सेक्शन में देखेंगे। ठीक है,
ordered by registrar to register and produce them. If the registrar find that the document has been executed and that said document requirement has been complied, he shall ऑर्डर द डॉक्यूमेंट टू बी रजिस्टर्ड। वो कहेगा चलो भी ये डॉक्यूमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है। और if the document is duly presented for registration within 30 days after making such order, the registering official shall obey the same and thereupon shall on so far as, तो वो जो भी रजिस्टरिंग ऑफिसर होगा वो क्या, चाहे वो रजिस्ट्रार है सब रजिस्ट्रार है, वो 58 से 61 60 के तहत जो है उसको क्या करेगा, रजिस्टर कर लेगा। Such registration shall take effect as if the document has been registered when it was duly presented। ऐसे ही समझा जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट उसी वक्त ही रजिस्टर्ड हो गया था जब पहली दफा पेश किया गया था। The registrar may for the purpose of inquiry under section summon and enforce the attendance of any witness and compel them to give evidence as if civil CPC civil court, and he may also direct by whom the whole or any part cost of such inquiry shall be paid, and such cost shall be recovered as the area of land revenue। बच्चों देखो ये सेक्शन आ गया सेक्शन 34 का पैरेलल। किसका? 34 का पैरेलल। सेक्शन 34 में क्या था, सब रजिस्ट्रार इंक्वायरी कर रहा था डॉक्यूमेंट के बारे में कि क्या ये प्रॉपर बंदे ने एग्जीक्यूट किया है। ठीक है। अब जो 74 में जो इंक्वायरी है वो रजिस्ट्रार कर रहा है जब सब रजिस्ट्रार ने क्या कर दिया है, रिफ्यूज कर दिया है, या डॉक्यूमेंट उसके अपने सामने आया है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो उसकी भी वही पावर्स हैं कि वो किसी भी बंदे को तलब कर सकता है, उसको ऑन ओथ एग्जामिन कर सकता है और उसके बाद अपनी तसल्ली कर सकता है कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, recover as if it has been awarded in a suit under code of civil procedure। तो वो कॉस्ट ऐसे रिकवर होगी जैसे कि वो सीपीसी के तहत जो है वो रजिस्टर्ड होती है। ठीक है। अच्छा बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, बड़ा इजी है, मैं दोबारा आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या होगा कि रजिस्ट्रार ने जब रिफ्यूज किया है सेक्शन 35 या रजिस्ट्रेशन एक्ट के किसी भी प्रोविजन के तहत रजिस्ट्रेशन से रिफ्यूज किया है तो वो 71 के तहत बुक नंबर 2 में एंट्री करेगा और उसकी कॉपी दूसरी पार्टी को देगा। दूसरी पार्टी जो है वो या तो अपील करेगी 72 के तहत या 73 के तहत जो है वो क्या करेगी, वो एप्लीकेशन देगी। ठीक है। अपील की ग्राउंड होगी एनी ग्राउंड अदर देन डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन, और एप्लीकेशन की सोल ग्राउंड होगी अदर पार्टी हैज डिनाइड टू एग्जीक्यूट द डॉक्यूमेंट। ठीक है। उसके बाद 72 के तहत वो क्या करेगा, रजिस्ट्रार जो है वो उसको अपील में पार्टी को सुनेगा और अगर उसको लगता है कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट जो है सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार को लगता है कि ये डॉक्यूमेंट तो रजिस्टर्ड होना चाहिए था, तो वो क्या करेगा, सब रजिस्ट्रार को ऑर्डर करेगा कि इसको रजिस्टर्ड कर लो और उसको वो ऐसी उसी तरह ही रजिस्टर्ड करेगा जिस तरह के कोई और डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्टर्ड किया जाता है। लेकिन अगर वो अपील में भी रिलीफ नहीं मिलता और वो रिफ्यूज कर देता है, कौन, रजिस्ट्रार, कि भाई मैंने ये डॉक्यूमेंट जो है ना, मेरे सब रजिस्ट्रार का फैसला जो है वो बिल्कुल ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती, तो उसके बाद वो जो रजिस्ट्रार है वो अगेन जो है वो जो बुक नंबर 2 है उसके अंदर जो है वो क्या करेगा, 75 के तहत बुक नंबर 2 जो है उसमें क्या करेगा, वो एंट्री करेगा कि मैं इस डॉक्यूमेंट को जो है वो रजिस्टर्ड नहीं करता। इसी तरह अगर एप्लीकेशन आ गई है तो एप्लीकेशन को वो बुलाएगा और दोनों पार्टियों को क्या करेगा, 74 के तहत वो उसको सुनेगा। अगर तो वो उस डॉक्यूमेंट को क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है फॉर रजिस्ट्रेशन, तो डॉक्यूमेंट फिर नीचे भेजा जाएगा कि आप इसको जो है वो क्या कर लें, रजिस्टर कर लें। और अगर रिफ्यूज कर देता है रजिस्ट्रार भी, एप्लीकेशन को भी रिफ्यूज कर देता है, तो अगेन 75 के तहत वो उसका क्या करेगा, उसकी एंट्री करेगा बुक नंबर 2 में। अब हम सेक्शन 75 को पढ़ते हैं। If the registrar find that the document has been executed and the
सच रिक्वायरमेंट है बिन कंप्लाइड विद, सॉरी ये 75 तो वो प्रोसीजर है ना कि उसने एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया है, तो ये हमने पढ़ लिया है कि वो ऐसे ही डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होगा जैसे वो फर्स्ट टाइम जो है दूसरी पार्टी ने रिफ्यूज ही नहीं की थी उसकी एग्जीक्यूशन। अब 76 है, every registrar refusing to register a document except on the ground that the property to which it relates is not situated within the district or that document ought to be registered in office of sub registrar। ये ये जो है 76, इसमें वो कह रहा है कि जब रजिस्ट्रार खुद से एक डॉक्यूमेंट को क्या करे, जो है वो उसको रजिस्टर्ड करने से रिफ्यूज कर दे, ठीक है। अब एक्सेप्ट के जब उसकी जुरिडिक्शन ही नहीं बनती उस पर तो वो वैसे रिलेट कर देगा। कह रहे एवरी रजिस्टर्ड ऑफिसर टू रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब बच्चों मैं थोड़ा सा रिकैप करता हूँ। एक सिचुएशन वो थी जब रजिस्ट्रार खुद ही सब रजिस्ट्रार था और उसके सामने डॉक्यूमेंट पेश किया गया, वो सेक्शन प्रेजेंट किया गया, ठीक है, और उसने उसकी रजिस्ट्रेशन से क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। ये हो गई फर्स्ट ग्राउंड। दूसरी ग्राउंड ये है कि सब रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज किया था, ठीक है, और अपील हुई और रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज कर दिया, वो हो गई दूसरी ग्राउंड। तीसरी चीज ये है कि वो सब रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज किया था, पार्टी ने एप्लीकेशन फाइल की और रजिस्ट्रार ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। यानी यहाँ पे रिफ्यूजल जो है वो तीन सिचुएशंस को जो है वो कवर कर रही है। एक जब रजिस्ट्रार ने खुद से रजिस्ट्रेशन से रिफ्यूज किया है, दूसरा जब उसने अपील में रिफ्यूज किया है, और तीसरा जब उसने दूसरी पार्टी की एप्लीकेशन पे रिफ्यूज किया है। अब वो क्या करेगा, या टू डायरेक्ट द रजिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 72 और 75, या जब वो अपील को खारिज कर रहा है या एप्लीकेशन को खारिज कर रहा है। देखें 70A ये है कि उसने खुद से रिफ्यूज किया है, और बी ये है कि उसने अपील खारिज कर दी है या उसने एप्लीकेशन खारिज कर दी है। तो प्रोसीजर क्या है, वही 71 वाला, सिर्फ ये है कि 71 में बुक नंबर 2 में एंट्री की थी किसने, सब रजिस्ट्रार में। अब वो एंट्री अपने रजिस्टर्ड बुक नंबर 2 में कौन करेगा, वो रजिस्ट्रार खुद करेगा। शैल मेक एन ऑर्डर of refusal and record the reason for such order in book number 2 and on application made by any person executing and claiming under such doc shall without necessity। अब रजिस्ट्रार भी उसको उसकी क्या करेगा, उसको कॉपी दे देगा अगर उसको फर्दर चैलेंज करना चाहता है। नो अपील लाई फ्रॉम एन ऑर्डर बाय रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन दिस सेक्शन और 72। एक दफा अपील के बाद उसने क्या कर दिया, अगर रिफ्यूज कर दिया रजिस्ट्रार ने, तो अब उस पार्टी के पास जो है 76 या 72 के अगेंस्ट कोई और रेमेडी जो है, कोई और अपील लाई नहीं करेगी। अब आखिरी हल क्या रह गया, वो है सूट इन केस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल बाय रजिस्ट्रार वेयर द रजिस्टरिंग ऑफिसर रिफ्यूजेस टू ऑर्डर अ डॉक्यूमेंट टू बी रजिस्टर्ड। जब रजिस्ट्रार ने खुद ही डॉक्यूमेंट पहली दफा पेश हुआ तो रजिस्ट्रेशन से रिफ्यूज कर दिया, या अंडर सेक्शन 72, सेक्शन 72 के तहत रजिस्ट्रेशन से ये अपील में रिफ्यूज कर दिया, या 76 एप्लीकेशन के ऊपर उसने रिफ्यूज कर दिया, ठीक है। एनी सच पर्सन क्लेमिंग सच डॉक्यूमेंट आर इज साइनिंग मे विद इन 30 days आफ्टर मेकिंग रिफ्यूजल इंस्टीट्यूट सिविल सूट। अब पार्टी के पास क्या होगा कि सिविल सूट कर ले 30 दिनों में विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हुज जुरिडिक्शन, और वो सिविल कोर्ट कौन सी होगी, जिसकी जुरिडिक्शन में उस रजिस्ट्रार का ऑफिस आता होगा। अच्छा जी, इन विच इज आर टू बी रजिस्टर्ड अ सूट फॉर डिक्री डायरेक्टिंग द डॉक्यूमेंट टू बी रजिस्टर्ड इन सच ऑफिस इफ इट be duly presented for within 30 days after passing of such decree। लो जी, अगर उसकी फेवर में डिक्री हो जाती है, सिविल कोर्ट कहता है ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो वो फिर 30 दिन के अंदर अंदर उस डॉक्यूमेंट को किसके सामने पेश करेगा, वो मुतलका जो होगा रजिस्ट्रार, उसके सॉरी सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार, और वो उसकी क्या करेगी, रजिस्ट्रेशन करेगा।
provided that the failure to file a suit or the dismissal under this section shall not disentitle party to any other remedy to which he may be entitled on the basis of unregistered document। ठीक है, देखा। अब वो कहता है कि अगर उसका दावा भी खारिज हो गया है तो वो जो अब एक वो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रह गया है, उसकी बुनियाद पे अगर उसके पास कोई रेमेडी है, जैसा कि हमने पढ़ा था 53A में, वो अपना पोजेशन उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। या हमने सेक्शन 50 में बताया था कि कब अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो जो है वो प्रेफरेंस ले सकता है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर। ठीक है, तो वो उसके जितने भी, या मैंने बताया था 49 में कि कोलैटरल पर्पस के लिए वो डॉक्यूमेंट जो है वो इस्तेमाल हो सकता है, तो वो कहता है उसके वो राइट जो है वो खत्म नहीं होंगे। ठीक है, the provision contained in subsection 2 of section shall mutatis mutandis apply to all documents presented for registration in accordance with any such decree and notwithstanding। अच्छा, अगर वो डिक्री में रजिस्ट्रेशन की इजाज़त मिल गई है तो फिर वही प्रोसीजर अडॉप्ट होगा कि वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनली सब रजिस्ट्रार के पास जाएगा या रजिस्ट्रार के पास जाएगा, और वो फिर उसकी 58 to 61 जो है उसके तहत उसकी क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा। बच्चों, मैंने कोशिश की है मैं आपको जो है वो बेहतरीन तरीके से समझा सकूं कि अगर एक डॉक्यूमेंट एडमिट हो जाता है तो या रजिस्ट्रार उसको एडमिट कर लेता है एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसका प्रोसीजर समझाने की कोशिश की है। और अगर सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार रिफ्यूज कर देता है तो उसके बाद उसका प्रोसीजर समझाने की कोशिश की है, और उसके अगेंस्ट जो रेमडीज हैं अपील और एप्लीकेशन और सूट वाली, वो समझाने की कोशिश की है। और ये बड़ा इजी है, होप कि आपको जो है इस बात की जो है वो समझ आ गई। अच्छा बच्चों, आगे बड़ा इजी है, बहुत इजी है। ये जो है वो ये हमारा लेक्चर से हट के अगला चैप्टर है, ऑफ द फी फॉर रजिस्ट्रेशन सर्चिंग एंड कॉपीज। बच्चों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंपल बता देता हूँ कि हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ लिया है, उसमें बार बार जिक्र आ रहा है फाइन पे करने का या फी पे करने का। ठीक है, तो ये सेक्शन 78 कहता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि फी कितनी होगी किस मकसद के लिए, डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसा कि अभी वो इस तरह आई थिंक कि इस वक्त रेट जो है वो 3% है रजिस्ट्रेशन। 3% जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो रजिस्ट्रेशन फी 1% है, और सीबी टैक्स है और प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह है, तो वो मिला के इस वक्त 6-7% बन जाता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट की फ़ी कितनी होगी, अगर सर्च करना है कोई डॉक्यूमेंट तो उसकी फ़ीस कितनी होगी, कॉपी लेनी उसकी फ़ीस कितनी होगी, और अगर कोई इशू मुकर्रर करवाना है उसकी फ़ीस कितनी होगी, और ट्रांसलेट करवाना है तो उसकी फ़ीस कितनी होगी, अगर प्राइवेट रेजिडेंस में जाना है तो उसकी फ़ीस कितनी होगी, सेफ कस्टडी में डॉक्यूमेंट है तो उसकी कितनी फ़ीस होगी, व्हाट्सोएवर प्रोवाइडर गवर्नमेंट बाय। अच्छा, प्रोवाइडर ये कहता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी भी डॉक्यूमेंट को एग्जेम्प्ट कर सकती है, किससे, रजिस्ट्रेशन से। ठीक है, अच्छा एक्सप्लेनेशन को छोड़ दें। सेक्शन 79 ये कहता है कि वो जो भी टेबल बनेगा उसको फिर ऑफिशियल गजट में क्या किया जाएगा, जो मरवजा लैंग्वेज होगी उसमें उसको क्या किया जाएगा कि पब्लिश भी किया जाएगा। ठीक है, ताकि लोग भी देख सकें कि मुतलका फ़ीस जो है वो कितनी है। ठीक है, और हर फीस जो है वो प्रेजेंटेशन के वक्त जो है वो अदा की जाएगी। जैसे हम रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो उसी वक्त ही सारी फीसें जो है वो पहले जो है वो अदा की जाएंगी। तो ये बड़ा आसान है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, वो जो रूल है 1929 उसके अंदर चार्ट दिया हुआ है कि किस चीज़ की कितनी फीस होगी, तो आप वहां से उसको जो है वो देख सकते हैं। ये जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। ठीक है, अच्छा बच्चों, अगला चैप्टर जो है वो पेनल्टीज के बारे में है। ठीक है, तो सबसे पहली जो पेनल्टी है वो ये है कि पेनल्टी फॉर इनकरेक्टली इंडोर्सिंग, कॉपिंग, ट्रांसलेटिंग और रजिस्टरिंग डॉक्यूमेंट विद इंटेंट टू इंजरी। अगर कोई रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है वो क्या करता है, उसका जो है वो कोई जानबूझ के कोई फ्रॉड करता है
और जानबूझ के क्या करता है कि किसी डॉक्यूमेंट में फ्रॉड प्ले करता है, तो उस सूरत में वो पीपीसी के अलावा उसको इस सेक्शन के तहत जो है उसकी सजा मिलेगी, जो कि 7 साल तक होगी। मैं पढ़ता हूँ इसको। Every registering officer appointed under this act and every person employed in his office for the purpose of this act, वो मुहर्रर वगैरह, who being charged with endorsing, copying, translating or registering of any document presented or deposited under this provision अच्छा endorses करता है, कॉपी करता है, ट्रांसलेट करता है या रजिस्टर्ड करता है किसको, such document in manner which he knows or believed to be incorrect, इसको हाईलाइट कर लें, which he knows or believed to be incorrect। अगर बोनाफाइड मिस्टेक है तो आगे जाके सेक्शन पढ़ेंगे, फिर वो प्रोटेक्टेड है। लेकिन अगर वो जानबूझ के वो डॉक्यूमेंट गलत तौर पे रजिस्टर्ड कर रहा है या उसकी वो यानी कोई हैंकी फैंकी कर रहा है, इंटेंडिंग देयर बाय to cause or knowing it to be likely that may their cause injury as defined in Pakistan Penal Code, और उसका इंटेंशन उसकी ये है कि दूसरी पार्टी को जो है वो क्या पहुंचे, इंजरी पहुंचे। और इंजरी कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 44 है पीपीसी का, उसके तहत एनी हार्म टू बॉडी माइंड रेपुटेशन हो, ठीक है, टू एनी पर्सन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years। तो उसकी सजा कितनी होगी, 7 साल होगी। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई मुश्किल बात थी। आगे 81 है, पेनल्टी फॉर एंगेजमेंट एज कन्वीनियंस राइटर विदाउट वैलिड एनरोलमेंट और लाइसेंस। बच्चों मैंने आपको बताया था ना कि एक इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसकी ड्राफ्टिंग की स्किल्स होती हैं, ठीक है, उसके कुछ डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट में फ़र्क ही ये है कि इंस्ट्रूमेंट जो ये रजिस्टर्ड सेल डीड है उसकी जो राइटिंग होती है उसकी एक ख़ास वर्डिंग होती है, उसकी ख़ास रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये जो राइटिंग है ये लिखने का इख्तियार किसके पास है, जिसको हम वसीका नवीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वसीका नवीस बोलते हैं। और ये वो वसीका नवीस हैं जो जो के हाई कोर्ट के 11 पेपर क्लियर करके जो है वो आते हैं, ठीक है, 11 पेपर। और और आपको मजे की बात बताऊं कि इस वक्त पंजाब में शायद ही कोई बंदा ऐसे हो, वसीका नवीस हो, कन्वेंस राइटर हो जिसके पास लाइसेंस हो हाई कोर्ट का, वरना वो सारे वो फरलू हैं, यानी उनके पास लाइसेंस है ही नहीं, लेकिन वो वसीका नवीस जो है वो बने बैठे हैं। और इसमें इशू ये है कि हाई कोर्ट में वो प्रोसीजर खत्म हो गया जिसके तहत उनके जो है वो पेपर वगैरह जो है वो लिए जाते हैं। मैं एक ऐसे वसीका नवीस को जानता हूँ जिसका 55 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो मुझे ये सारी बातें बताता है कि भाई मैं किस तरह से जो है वो पेपर शेपर दे के तो मैं वसीका नवीस बना, और किस तरह से आजकल लोग वसीका नवीस बने बैठे हैं। Whoever engages himself as a conveyance writer uh, without valid enrollment or license shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 months, but which shall not be less than 10 days, and with fine which may extend to 200,000 rupees, 2 लाख, but which shall not be less than 50,000 rupees। लेकिन वो 50,000 से जो है वो कम नहीं होगा। लेकिन इस प्रोविजन के ऊपर कभी जो है वो अमल नहीं हुआ। तो कन्वीनियंस राइटर कौन है भाई, ये बेसिकली कौन है, जो रजिस्ट्रियां लिखता है, ठीक है। आगे सेक्शन 82, तो पेनल्टी वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो 81 में ये था कि उस वक्त पेनल्टी जब रजिस्टरिंग ऑफिसर ने हैंकी फैंकी की है, और 81 ए में उस सूरत में जब उस डॉक्यूमेंट को लिखने वाले ने बगैर लाइसेंस के लिखा है, ठीक है। अब 82 है, पेनल्टी फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट, के रजिस्ट्रार के सामने उसने झूठी शहादत दी है, डिलीवरिंग फॉल्स कॉपीज और ट्रांजैक्शन, या झूठा डॉक्यूमेंट पेश किया है, फॉल्स प्रेजेंट पर्सोनेशन, क्या मतलब कि वो आदमी ही नहीं था, यानी जैली आदमी बन के वो पेश हुआ है, एंड अबेटमेंट, या जिसने इसकी कोशिश की है, ठीक है। Whoever intentionally make any false statement, whether on oath or not, and whether it has been recorded or not,
before any officer acting in execution of this act in any proceeding or inquiry under this act। ठीक है, वो कोई फॉल्स स्टेटमेंट देता है वेदर ऑन ओथ और नॉट, ठीक है, और वेदर इट हैज बीन रिकॉर्डेड, चाहे वो रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई ऑफिसर के सामने, ठीक है, किसी भी इंक्वायरी में इस एक्ट के तहत, या इंटेंशनली डिलीवर टू ए रजिस्टरिंग ऑफिसर इन एनी प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 90 या 21 ए फॉल्स कॉपी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट और ए फॉल्स कॉपी ऑफ मैप और प्लान, सेक्शन 19 या 21 के तहत झूठा डॉक्यूमेंट पेश करता है, falsely personate another, कि किसी की जगह पे पेश हो गया है, एंड इन सच अज्यूम करेक्टर प्रेजेंट्स एनी डॉक्यूमेंट, और फिर उसी हालत में वो डॉक्यूमेंट पेश करता है, या कोई एडमिशन करता है, या कोई समन जारी करवाता है, या कमीशन अपॉइंट करता है, और डज नॉट एनी अदर एक्ट इन द प्रोसीडिंग और इंक्वायरी, या कोई दूसरा ऐसा अमल करता है, या ऊपर वाले ऑफेंसेस की कोई भी अबेटमेंट करता है, शैल बी पनिश विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर, तो उसको कितनी सजा मिलेगी, 7 साल विद फाइन और बोझ। क्यों बच्चों, समझ आ गई आपको, समझ आ गई आपको कि प्लेंटी का जो सेक्शन 1 था वहां पे रजिस्टरिंग ऑफिसर के लिए सजा है, 81A में वसीका नवीस के लिए सजा है, और 82 में वो बंदा जो कि गलत तरीके से वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करवाने आया है, या वो 2 नंबर डॉक्यूमेंट उसमें पेश कर रहा है, तो उसकी सजा जो है वो 82 में है। ठीक है, the registering officer may commence prosecution. A prosecution for an offence under the coming to the knowledge of a registering officer in his official capacity may be commenced by or with the permission of the inspector general, the registrar or sub registrar in whose territory, district or district as the case may be, the offence has been committed। तो जिस ऑफिसर के साथ वो ऑफेंस हुआ है वो जो है उसके ऊपर यानी वो प्रोसिक्यूशन यानी ट्रायल का आगाज कर सकता है। ठीक है, और बाय उसकी इंस्पेक्टर जनरल की परमिशन के साथ। ठीक है, ऑफेंसेस पनिशेबल शैल बी ट्रायबल बाय द कोर्ट और ऑफेंस ऑफिसर एक्सरसाइज पावर नॉट लेस देन दोज ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। और ये जो ऑफेंसेस होंगे ये कौन सी कोर्ट करेगी, इसको कौन सी कोर्ट प्रोसिक्यूट करेगी, जो कम अज कम जो है वो ऑफिसर जो है उसके पास पावर हो, किसकी, मजिस्ट्रेट नॉट बिलो दी रैंक ऑफ सेकंड क्लास, यानी मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कम अज कम होना चाहिए जो इस ऑफेंस को क्या करेगा, यानी इसका जो है वो ट्रायल करेगा। ऑफिसर भी कर सकता है, कोर्ट भी कर सकती है, उसी ऑफिसर के पास भी जा सकते हैं या सेपरेटली कोर्ट भी जा सकते हैं। तो बच्चों चीज़ों को समझे। अगर कहीं पे आपको लगता है कि आपके साथ रजिस्ट्री के वक्त फ्रॉड हुआ है तो उसकी पनिशमेंट भी दे दी गई, उसका प्रोसीजर भी दे दिया गया, आप उसको जरूर फॉलो करें ताकि दूसरे को पता चले कि मेरे वकील को जो है वो आता है, कानून आता है। रजिस्टर्ड ऑफिसर टू बी डीम ए पब्लिक सर्वेंट, every registering officer appointed under this act shall be deemed to a public within the meaning of PPC। तो उसको पब्लिक ऑफिसर जो है वो सबर किया जाएगा। ठीक है, every person shall be legally bound to furnish information to such registering officer when required। और हर बंदा पाबंद होगा कि क्या करे कि उसको इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करे। इन सेक्शन 228 ऑफ पीपीसी द वर्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग शैल बी डीम टू इंक्लूड प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। और सेक्शन 228 क्या है कि जो इंटरप्ट करे पब्लिक ऑफिसर की प्रोसीडिंग्स को इंटरप्ट करे या पब्लिक सर्वेंट को की इंसल्ट करे तो 228 के तहत जो है वो उसको जो है वो क्या कर सकता है, वो उसको सजा दे सकता है किसको, वो इंसल्टिंग करने वाले को। अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली मेरी कोर्ट में इंसिडेंट हुआ तो फिर मुझे भी 228 की जो है वो कार्रवाई करनी पड़ी। अब आ जाए मिसलीनियस सेक्शन में। ठीक है, destruction of unclaimed documents other than wills remain unclaimed in any registering officer for a period exceeding to 2 years may be destroyed। कुछ डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्रेशन के लिए आए थे लेकिन 2 साल तक उनके पीछे कोई आया ही नहीं तो उनको ज़ाया किया जाएगा। रजिस्टरिंग ऑफिसर नॉट लायबल फॉर थिंग बोनाफाइडली डन
और रिफ्यूज इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी। देखा मैंने इसीलिए वो पढ़ा था, वो सेक्शन 81 वो पढ़े, वो ये है कि जब वो जानबूझ के फ्रॉड कर रहा हो रजिस्टरिंग ऑफिसर। लेकिन यहाँ पे 87 क्या कहता है, वो कहता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं 87, sorry, no registering official shall be liable to any suit, claim or demand by reason of anything in good faith done or refused in his official capacity। जब उसने गुड फेथ में किया और ऑफिशियल कैपेसिटी में किया है तो उस सूरत में उसके अगेंस्ट जो है कोई वो दावा शावा नहीं होगा। नथिंग इज सो डन इनवैलिडेट द डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोसीजर। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि अगर प्रोसीजर में कोई इरेगुलरिटी आ गई है, ठीक है, तो उसकी बुनियाद पे वो रजिस्ट्रेशन ही जो है वो इनवैलिड नहीं हो जानी। Nothing is done in good faith pursuant to the act or any act hereby repealed by any registration shall be deemed invalid merely by reason of any defect in his appointment or procedure. Any defect or in or what of authority of person to present a document shall not by itself render invalid the registration of document or the transaction affected thereto। तो अगर कोई डिफेक्ट है, ऊपर वाला सेक्शन कहता है वो किसी भी डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन में, ठीक है, और यहाँ सब सेक्शन 2 कहता है कि उसके पास वो अथॉरिटी नहीं थी, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन इनवैलिड नहीं हो जाएगी अनलेस के अपील में या एप्लीकेशन में या दावे में ये साबित किया जाए कि दूसरी पार्टी को, जिस पार्टी को उससे उसको प्रेजुडिस काज हुआ है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफिसर और सर्टेन पब्लिक, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि ये वो हैं जो डॉक्यूमेंट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन है। क्या है कि अगर जो है वो कोई भी वो क्या कहते हैं गवर्नमेंट है ऑफिसर है कोई, तो वो क्या कर रहा है कि अगर वो कोई डॉक्यूमेंट जो है registration of document executed by government officer or certain public function, nothing notwithstanding anything contained, it shall not be necessary for any officer, government or any official trustee or official for receiver appointed to appear in person or by agent of registration in any proceeding connected with the registration of any instrument executed by him in official capacity or to sign and provided in section 58। अगर गवर्नमेंट पार्टी है किसी डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूटर है तो उस गवर्नमेंट ऑफिसर को खुद से रजिस्ट्रार के ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। और हमने उधर प्रोसीजर में पढ़ा था कि जब उधर से कॉपी आ जाएगी तो सब रजिस्ट्रार पाबंद हो जाएगा कि उसकी बुनियाद पर उस डॉक्यूमेंट को क्या करे, रजिस्टर्ड करे। ये मैंने आपको जो है ये सारे का सारा जो है वो पढ़ाया हुआ है, अगर आप इसको एक दफा जो है वो पढ़ लें, ठीक है। फिर सेक्शन 89 है, कॉपीज ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट टू बी सेंट टू रजिस्टरिंग ऑफिसर। ये है वो ऊपर वाले वो एग्जेम्पशन है, where any instrument is so executed the registering officer to whom such instrument is presented for registration may think fit refer to any secretary to government or such officer receiver as the case may be for information respecting the same on being satisfied of the execution of their shall register the instrument। तो वो मुतलका ऑफिसर को वो डॉक्यूमेंट जो है वो भेज देगा और वो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो करने का पाबंद होगा। इसी तरह 89 है जो ये कहता है कि ये सर्टेन डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी कॉपियाँ किसको भेजी जाएंगी, वो रजिस्ट्रार को भेजी जाएंगी और वो रजिस्ट्रार क्या करेगा कि उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो करेगा एज पर लॉ। बच्चों मैं ये इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कि मैं ये आपको सेक्शन जो है वो ये पढ़ा चुका हूँ दूसरे सेक्शंस के साथ मिला के, तो आप इसको एक दफा पढ़ लें। ये वैसे भी इजी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतने अहम नहीं है, ठीक है। और सेक्शन 90 में एग्जाम्पशन थी कि ये डॉक्यूमेंट दो के कंपलसरी हैं, इसको हमने सेक्शन 17 के साथ मिला के पढ़ा था, तो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है। और अगर कोई बंदा उसकी इंस्पेक्शन करना चाहे उन डॉक्यूमेंट्स की तो सेक्शन 91 के तहत वो उसकी कर सकता है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है उसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। कोशिश की है कि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किए जाएं। इसमें जो अहम दो चार क्वेश्चन हैं, एक वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वाला है और इसके अलावा इसमें जो
जो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन है वो हो गया, और उसके फिर अफेक्ट और नॉन अफेक्ट जो हो गए वो हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इसमें जो अहम है वो प्रोसीजर है कि अगर एक डॉक्यूमेंट एडमिट हो जाता है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, अगर डॉक्यूमेंट रिफ्यूज हो जाता है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। फिर इसमें जो रजिस्टर्ड और जो बुक्स होती हैं वो भी थोड़ा सा जो है वो इम्पोर्टेंट है, और जो रेमडीज हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि जब रजिस्ट्रार एक डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से जो है वो रिफ्यूज कर दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।